दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उपराष्ट्रपति पद को लेकर, जो लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। और जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया, कल मैंने आपको बताया था कि संघ की तरफ से संघ का ही कोई स्वयंसेवक हो, इस पर नाम दिया गया है। और तमिलनाडु नाम पहले रखा गया इसके लिए, क्योंकि जिस तरह से मिशन तमिलनाडु को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास कर रही है, तो यह तय हुआ था कि तमिलनाडु से ही कोई चेहरा ऐसा हो जो संघ का स्वयंसेवक हो। तो मैंने आपको शेषाद्रिचारी का नाम बताया था, उसको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस समय घोषणा जो हुई है वो सीपी राधाकृष्णन के नाम की हुई है। सीपी राधाकृष्णन संघ के ही स्वयंसेवक हैं और ये संघ में यानी आरएसएस में 1973 से 16 वर्ष की जब उम्र में थे तब से संघ की शाखाओं में जाते थे। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये कई राज्यों में राज्यपाल रहे हैं। तमिलनाडु का जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन तमिलनाडु है, अब उसकी बिसात वो बिछा दी गई है और उसको और तेजी आएगी। तो जेपी नड्डा जी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा ये शामिल थे, इसके बाद ये घोषणा की गई है। तो सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर कर दी गई है। और अब जेपी नड्डा जी का कहना है कि इसके बारे में हम घटक दलों से बात पहले करेंगे, उन सबका इसके लिए सहमति हो, बहुमत हो, और आम सहमति से अगर हो जाए चुनाव तो बहुत अच्छी बात है। जेपी नड्डा जी ने क्या कहा, आप सुनिए। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है, उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी जिलों का भ्रमण किया और वहां डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीजों को
आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था और उन्होंने इस बारे में यहां महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज वाइडली ट्रैवल्ड, approximately more than 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी पर्सन एज अ स्टेट्समैन हु इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद के का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे। तो सुना आपने, जेपी नड्डा जी ने नाम की घोषणा की है और इसी के साथ अब वो जो कयास लगाए जा रहे थे वो समाप्त हो गए हैं। तो ये सीपी राधाकृष्णन की अगर मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पूरा नाम इनका चंद्रपुरम पोन्नीसामी राधाकृष्णन है और इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को हुआ। ये पढ़ाई के टाइम पे जब हाई स्कूल में थे तभी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, संघ की शाखाओं में एक्टिव हुए और उसके बाद जब उस जमाने में जनसंघ हुआ करता था तब ये जनसंघ में, जैसे मोदी जी अपने जीवन की गाथा बताते हैं कि कभी दरी बिछाना, चाय बनाना, कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था करना, उस तरह के उस पल के ये स्वयंसेवक रहे हैं और इन्होंने अलग अलग जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, तमिलनाडु में खास तौर पर। और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि लोकसभा सीटों पर ये चुनाव भी लड़े हैं और चुनाव लड़ने के बाद उसको जीता भी है 1988 में और 1999 में कोयंबटूर सीट से ये चुनाव जीते हैं। 31 जुलाई 2024 से ये महाराष्ट्र के राज्यपाल इस समय तक हैं। फरवरी 2023 से लेकर 2024 जुलाई तक झारखंड में ये राज्यपाल रहे। मार्च 2024 से जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल रहे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ये सदस्य भी रहे हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, हमेशा संघ के जो विचारधारा है वो तो इनके अंदर है ही है और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं में इनकी गिनती रही है। चुपचाप अपने काम को करते जाना, जो काम दिया गया है, लाइमलाइट से दूर, मीडिया से दूर। अभी आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, अब इनको सर्च किया जा रहा है कौन है सीपी राधाकृष्णन, तो बहुत ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है। लेकिन और इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि संघ में, यानी संघ के शीर्ष में और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष में बैठ के ये तय हुआ कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो संघ का कोई स्वयंसेवक होगा और जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेगा वो भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड का ही होगा। दोनों में ये सहमति बनी टॉप शीर्ष में कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको संगठन का अनुभव हो, संगठन की जानकारी हो, पूरे देश में जाना जाना हो, ऐसा चेहरा हो। और इसीलिए यह तय हो गया कि उपराष्ट्रपति पद में संघ का ही स्वयंसेवक, जिसकी बैकग्राउंड संघ की हो, ऐसे ही व्यक्ति को बिठाया जाए। क्योंकि दो अनुभव भारतीय जनता पार्टी के ऐसे रहे कि जो अन्य पार्टी से, दलों से आए हुए लोग हैं, चाहे जगदीप धनखड़ या सत्यपाल मलिक, उनको राज्यपाल जैसा बड़ा पद दिया गया, मान सम्मान दिया गया और अगर जगदीप धनखड़ ठीक ठाक चलते तो शायद अगले राष्ट्रपति वो देश के होते। लेकिन उन्होंने जिस तरह की चीजें खबरों में बाहर आई कि उन्होंने विपक्षियों से मिलना शुरू कर दिया, अपना अलग गुट बनाना शुरू कर दिया, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा आ गई और उसके कारण विचारधारा से हटकर वो चलने लगे। कहीं ना कहीं संघ के अधिकारियों से मिलना, उनको ये लग रहा था कि आरएसएस की बहुत चलती है, आरएसएस की ही चलती है, लेकिन वो अपने भाई के बिजनेस में मदद करना चाहते थे, अपने पद को वो प्रभाव जमाना चाहते थे, जो नहीं हो पाया।
और उसके बाद किस तरह से वो विपक्षी नेताओं से मिले वो सबने देखा। उसके कारण ऐसी स्थिति आ गई कि उनको एक भी दिन यदि रखा जाता तो शायद राज्यसभा में बहुत असहज स्थिति भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के लिए बनती। सत्यपाल मलिक को हमने देखा कि किस तरह से देश विरोधी बयान उन्होंने मरते दम तक दिए। हॉस्पिटल में एडमिट रहे तब भी वो जो टूल किट है जोर सोरस की उसी की बयानबाजी करते रहे, और वो उन्होंने तब किया जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया। तो जैसे ही जगदीप धनखड़ वाली बात हुई, ये पहले से संघ ने कहा था कि इस इतने बड़े पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठाना ठीक नहीं है जो संघ की विचारधारा का ना हो, सनातनी विचारधारा का ना हो, हिंदुत्ववादी विचारधारा का ना हो। और इसीलिए इस बार यह तय हुआ कि जिसकी संघ की बैकग्राउंड है उसी को उपराष्ट्रपति पद के लिए बिठाया जाएगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो की थी और जिसमें मैंने आपको बताया था कि शेषाद्रिचारी उनका नाम ये तय हुआ है। असल में मुझे जो सोर्सेज के हवाले से खबर लगी थी और मैंने उसमें साथ में बोला था कि मोदी जी या अमित शाह ये दो ही लोग बैठ करके तय करेंगे कि अगला नाम कौन होगा। तो अंतिम समय में क्या हालात बदलेंगे, क्या चीजें हो जाएंगी, ये कोई नहीं कह सकता और अंतिम निर्णय ये दो ही व्यक्ति करते हैं। ये मोहन भागवत जी ने कोई राय दी है, उस पर कितना चलते हैं ये इनके ऊपर है, चलते भी हैं कि नहीं चलते हैं। और इसीलिए मैं कल की वीडियो में बोल रहा था यदि इन्होंने संघ की सलाह मानी तो संघ के स्वयंसेवक को ही घोषित करेंगे, वरना ये अपने तरीके से किसी भारतीय जनता पार्टी के या तो नेता को या घटक दल के किसी नेता को भी घोषित कर सकते हैं। मोदी जी है ना, नया प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरी इतनी बात तो सही हुई जो मुझे सूत्रों से पता चला था कि तमिलनाडु से ही कोई संघ का स्वयंसेवक जो ब्राह्मण होगा तमिल, उसी को ये घोषित करेंगे ताकि तमिलनाडु के अलावा जितने भी दक्षिण के राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को अधिक बढ़ाया जा सके। तो कम से कम एक आधी जानकारी तो ठीक है ही है कि तमिलनाडु से हैं और संघ से हैं, संघ से बाल्यकाल से हैं, संघ में प्रचारक की तरह रहे हैं, मतलब प्रचारक नहीं रहे हैं फुल टाइमर, लेकिन उसी तरह का जीवन इन्होंने जिया है। मोदी जी के साथ लंबे समय तक काम करने का इनका अनुभव है। इसमें खास बात यह है कि अमित शाह और मोदी जी जिस तरह से युवा अवस्था में ये जनसंघ से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, पुराने कार्यकर्ता हैं, ठीक उसी तरह से ये सीपी राधाकृष्णन है और मोदी जी का भरोसा इन्होंने राज्यपाल रहते हुए जीता है। आपको जैसे मैंने बताया झारखंड, तेलंगाना और अब महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में राज्यपाल रहते हुए मोदी जी की जो नज़र है वो सब पे रहती है और किस तरह का काम कर रहे हैं आप अंदाजा इसी से लगाइए कि इनका जो जन्म स्थान है वो त्रिपुरा में है, अगरतला में ये पैदा हुए हैं। यानी पूरे देश की जो स्थिति, भौगोलिक स्थिति है और राजनीतिक स्थिति है उस सब से वाकिफ़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है नाम को जो अंतिम समय में परिवर्तन किया गया वो यूं, मैं भी संघ के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, मेरे एक दोस्त हैं गाजियाबाद में डॉक्टर, तो मैंने कहा भाई वो जो शेषाद्रिचारी हैं वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, संपादक रहे हैं वो ऑर्गेनाइजर के, लेकिन बहुत सरल और सहज हैं, वो राज्यसभा को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो कह रहे थे कि नहीं इसमें वो कर सकते हैं, नहीं है, लेकिन इस सब पे विचार हुआ। शायद अब ये जो खबर अभी कल तक आएगी, लेकिन ये पता लग रहा है कि उनकी तरफ से ही ये कहा गया है कि जिस तरह की परिस्थितियां और स्थितियां हैं, राज्यसभा में जिस तरह का गतिरोध है और विपक्ष इस षड्यंत्र को करने से बाज नहीं आएगा। जब तक मोदी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सत्ता है, और जब तक माने 29 में भी बीजेपी की सरकार आनी है, तो विपक्ष ने तो तय कर रखा है लोकसभा राज्यसभा को नहीं चलने देना, हल्ला हंगामा करना है, नियमों को ताक पे रखना है और पीठ पर दबाव बनाना है। तो ऐसे में एक मजा हुआ व्यक्ति वहां कुर्सी पर चाहिए जो इस विपक्ष को ठीक से टैकल कर सके। उसके लिए सीपी राधाकृष्णन एक उपयुक्त नाम होंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये दक्षिण से हैं, तमिलनाडु से हैं, और तमिलनाडु को लेकर के मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं 2014 के बाद से, चाहे वो सिंघोल की स्थापना की बात हो, फिर चाहे वो वाराणसी के अंदर तमिल संगमम का कार्यक्रम कराने की बात हो, लगातार उनका ध्यान दक्षिण के राज्यों पर है। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी के साथ दक्षिण के राज्यों में बढ़ रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब उन सभी राज्यों में अपना परचम लहराने में कामयाब होगी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो शेयर जरूर करें।
ताकि देश को पता लगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक, और मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि मोदी जी यूं ही कोई बात नहीं कहते। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने 100 वर्ष होने पर आरएसएस का नाम लिया, पूरा विपक्ष बौखला रहा था। और कल की बात मेरी आप सही होगी, कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने उसमें बताया था कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक का नाम की घोषणा होगी तो आप देखना कि ये पूरा विपक्ष किस तरह से बिलबिलाएगा। तो मेरी बात बिल्कुल सही हुई है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।